गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सोशल स्टडी पढ़ेंगे। क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, और जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। नई और पुरानी शब्दावली का ज़रूरत क्यों पड़ा। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। कह रहा है कि अगर समय के साथ, टाइम के साथ अगर सूचना किसी चीज़ का आदान प्रदान होता है, उसका भाषा का अगर अर्थ बदलता है तो क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती है। हिस्टोरिकल जो भी चीज़ लिखा हुआ मिलता है वो क्या होता है, अनेक भाषाओं में होता है। इसलिए समय के साथ, टाइम के साथ क्या होता है, भाषाएं बदलती रहती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, मिडिल का ये एज का जो ये है फारसी और अभी का फारसी में क्या है, बहुत अंतर है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये सिर्फ व्याकरण के स्तर पर ही चेंजिंग नहीं हुआ है, इसका मानी में भी चेंजिंग हुआ है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के अर्थ में लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा हिंदुस्तान जो है उसी को लेते हैं, अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भारत। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आज से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 13वीं सदी में जो था वो 13वीं सदी में जब फारसी का इतिहासकार जो था मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और वो किस संदर्भ में किया था, वो किया था पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना उसके बीच का में जो इलाका है, जो एरिया है, उस एरिया के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और उसने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल पॉलिटिकल मीनिंग में उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए किया। दिल्ली का सुल्तान जो है अधिकार क्षेत्र में आता था, उसके लिए किया। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, और सल्तनत का जो विस्तार हुआ, आगे फैलता गया, उसके हिसाब से शब्द का भी मीनिंग जो है वो चेंज होते गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान जो रखा गया नाम, उसमें साउथ का जो एरिया था उसका ये इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसके ठीक ऑपोजिट क्या हुआ, 16वीं सदी का जब आरंभ हुआ बाबर के समय में, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, उपयोग उस महाद्वीप, सब कंटिनेंट के में जो है ज्योग्राफिकल फीचर जो है उसके लिए, पशु पक्षी के लिए, और वहाँ का रहने वाले के लिए, और वहाँ के जो कल्चरल ये था उसको, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ये सब शब्द का उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। ये प्रयोग क्यों इसलिए था कि 14वीं सदी में कवि हमारे अमीर खुसरो जैसे उन्होंने शब्द हिंद का प्रयोग किया था, उसी से हिंदुस्तान आया। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। लेकिन क्या हुआ, भारत का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक ये था रूप से जो पहचाना जाता था, उसमें हिंदुस्तान शब्द को राजनीतिक
और राष्ट्र अर्थ से नहीं जोड़ा जाता था, जिसको हम लोग आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। किसी भी शब्द को इतिहासकार जो इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पास्ट में जो है उन शब्दों का कुछ अलग ही मीनिंग होता था। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए फॉरेन का ही ये ले लेते हैं। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, और हमारे लिए अभी फॉरेन का जो विदेशी का अर्थ होता है कि जो भारत का नागरिक नहीं हो, भारत से बाहर है, वो हमारे लिए विदेशी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। लेकिन मध्य जो मिडिवल इंडिया जो था उसमें क्या था कि कोई भी आदमी आपके गांव दूसरे गांव से अगर इस गांव में आया, उसका समाज अलग और संस्कृति अलग हुआ, कल्चर अलग हुआ, तो वो फॉरेन विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था, और इसको हम लोग हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी बोलते हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। लेकिन दूसरे गांव वाला जो क्या होता था उसके लिए विदेशी हो जाता था, चाहे वो सेम धर्म के ही क्यों न हो। लेकिन एक ही गांव में अगर अलग अलग रिलीजन्स के भी लोग होते थे, किसान जो भी थे, तो वो विदेशी एक दूसरे के लिए नहीं होते थे। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, इतिहासकार और उनके स्रोत। यहाँ तक अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।